नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं संघ गाथा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के पूर्ण होने पर इस शताब्दी को समर्पित 100 एपिसोड की महासीरीज। संघ और भाजपा ये एक ऐसा विषय है जो कभी भी चर्चा से दूर नहीं रहता और इसलिए इस पूरे 100 एपिसोड में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आज हम आपके सामने इसको प्रस्तुत करें। राजनीति किसी भी समाज के लिए अपने आप में कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होती। समाज का असली लक्ष्य होता है संस्कृति, मूल्य, आत्मसम्मान और समग्र विकास। लेकिन जब समाज राजनीति से पूरी तरीके से दूरी बना लेता है तब उसके हितों से जुड़े फैसले भी दूर किए जाते हैं। ऐसे में समाज धीरे धीरे अपने ही भविष्य के निर्णयों पर नियंत्रण खो बैठता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह स्थिति साफ दिखती है। देश को संविधान मिला, लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली और शासन का अधिकार जनता के हाथों में आया। फिर भी एक बुनियादी प्रश्न लंबे समय तक अनुत्तरित रहा। क्या देश की राजनीतिक नीतियां और फैसले वास्तव में भारत के मूल आत्मा और राष्ट्रीय चेतना का भाव व्यक्त कर पाते हैं या फिर शासन केवल सत्ता और प्रक्रियाओं तक सीमित रह गया है? यही प्रश्न स्वतंत्र भारत की राजनीति और समाज के रिश्तों को समझने की कुंजी को स्थापित करता चला गया। और आज हम संघ गाथा में आपको इसी प्रश्न का उत्तर देंगे कि कैसे एक संकल्प ने पहले जनसंघ को जन्म दिया और बाद में भारतीय जनता पार्टी उसे कहलाया गया, जो कि आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विश्व के कल्याण में, हिंदुस्तान को स्थापित करने में और सभी विचारों को व्यक्त कर प्रत्यक्ष जमीन पर उतारने के लिए काम करे, यह आशा है। मैं समय हूं। राजनीति में प्रवेश का अर्थ यह नहीं था कि विचार बदले जाए। अर्थ यह था विचारों को लोकतांत्रिक भाषा में रखा जाए। यही कारण है कि इस यात्रा में धीरे धीरे एक स्पष्ट समझ बनी। राजनीति केवल चुनाव जीतने का साधन नहीं है। राजनीति नीति निर्माण की प्रक्रिया है और नीति यदि राष्ट्रहित से विच्छिन्न हो जाए तो सत्ता केवल प्रशासन बनकर रह जाती है, नेतृत्व नहीं बनती। स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया। इस निर्णय से आहत होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उनका मानना था कि नेहरू की नीतियों में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता सुरक्षित नहीं रह सकती। तब कई राष्ट्रवादी नेताओं ने महसूस किया कि देश को नई राजनीतिक दिशा की आवश्यकता है और इसी सोच के साथ वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ ने शुरुआत से ही राष्ट्रीय एकता और अखंड भारत के विचार को अपने संघर्ष का केंद्र बनाया। मार्च 1953 में जनसंघ ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए दिल्ली में सत्याग्रह आरंभ किया। डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट कश्मीर में प्रवेश करने का संकल्प लिया और गर्जना करते हुए कहा, एक देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। 11 मई 1953 को उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनके बलिदान ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी। इसका असर यह हुआ कि 9 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाकर नजरबंद कर दिया गया और राज्य में परमिट व्यवस्था समाप्त कर दी गई। राजनीति केवल सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने का माध्यम बन जाती है, तब उसका सीधा संबंध समाज से टूटने लग जाता है। ऐसी राजनीति में जनहित के स्थान पर व्यक्तिगत
या दलगत स्वार्थ हावी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप नीतियां जमीन की सच्चाइयों से कट जाती है और समाज की वास्तव जरूरतें निर्णय प्रक्रिया से बाहर रह जाती है। और जब नीतियां समाज की भावनाओं, अपेक्षाओं को, समस्याओं को व्यक्त नहीं करती, जुड़ी नहीं रहती, तब पूरा राष्ट्र धीरे धीरे अपनी दिशा खोने लगता है, विकास का मार्ग अस्पष्ट हो जाता है और भविष्य को लेकर असमंजस्य पैदा हो जाता है। ठीक इसी मोड़ पर एक गहन आत्मचिंतन मंथन की शुरुआत हुई। यह आत्ममंथन किसी पद, सत्ता या कुर्सी को पाने के लिए नहीं था, बल्कि राष्ट्र को सही दिशा देने, उसकी मूल चेतना को फिर से केंद्र में लाने और समाज और राजनीति के टूटे हुए संबंधों को जोड़ने के लिए था। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। जब कोई संगठन यह स्वीकार करता है कि कुछ निर्णय सही थे और कुछ नहीं भी। जनसंघ की यात्रा केवल एक दल की यात्रा नहीं थी, वह उस प्रयास की यात्रा थी जहां राष्ट्रवादी विचार लोकतांत्रिक राजनीति में स्थान खोज रहे थे। लेकिन यह यात्रा सरल नहीं थी। 1960 के दशक का भारत राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और वैचारिक संघर्षों से गुजर रहा था। और फिर आया आपातकाल। वह कालखंड केवल सत्ता का नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का परीक्षण था। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी कई क्षेत्र विदेशी नियंत्रण में थे। जनसंघ ने इन क्षेत्रों की मुक्ति के लिए गोवा, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली में अभियान चलाए। पश्चिम बंगाल के बेरूबारी को पाकिस्तान सौंपे जाने का विरोध किया, कच्छ समझौते के खिलाफ आंदोलन किया और गौ हत्या के विरोध में देशव्यापी अभियान चलाए। 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जे के प्रयासों का जनसंघ ने पुरजोर विरोध किया। देश भर से 5 लाख लोग दिल्ली पहुंचे और सरकार को निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। जनसंघ के समर्थन से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साहस दिखाया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। 10वीं तक संघ के दायित्व, शाखा के दायित्व में था। 11वीं में संघ के स्वयंसेवक के रूप में इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत हुई और फिर फर्स्ट ईयर में फिर विद्यार्थी परिषद, और फिर संघ ने मुझे, जब विद्यार्थी परिषद में मैं स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में खड़ा था, हार गया चुनाव 6 वोट से, तो फिर 2-3 साल के बाद 77 के चुनाव में संघ के हमारे प्रमुख थे विनायक राव फाटक, उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम जनता पार्टी का काम करो। तो मुझे जनता पार्टी में दिया, तो मैं जनता पार्टी में आया। और जनता पार्टी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना हुई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में। आपातकाल के दौरान देश के सामने यह सच्चाई रख दी गई कि लोकतंत्र केवल लिखे हुए संविधान या कानूनी प्रावधानों से जीवित नहीं रहता। लोकतंत्र को जीवित बनाए रखने के लिए एक जागरूक, सजग और सवाल पूछने वाला समाज भी उतना ही आवश्यक होता है। जब समाज सचेत नहीं रहा, तब लोकतांत्रिक अधिकार भी आसानी से सीमित कर दिए जा सकते हैं। उसके बाद जनता पार्टी का प्रयोग भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि जनता की शक्ति और लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक था। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। राष्ट्र नीति को स्पष्ट दिशा चाहिए। यह अलगाव पराजय नहीं था, यह पुनर्जन्म की प्रक्रिया थी। एक ऐसा पुनर्जन्म जहां अनुभव भी था, गलतियों की सीख भी थी और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि भी। अब यह तय था, आगे की राजनीति गठजोड़ की मजबूरी पर नहीं, स्पष्ट वैचारिक आधार पर चलेगी। यह तय था, लोकतंत्र में रहकर लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा। यह तय था, सत्ता साधन होगी, साध्य नहीं। यहीं एक नए राजनीतिक अध्याय की भूमिका लिखी जा रही थी। इसके बाद देश ने आपातकाल का वह दौर देखा जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे चुनौतीपूर्ण काल माना जाता है। इस दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, उन्हें यातनाएं दी गईं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर इस अधिनायकवाद का विरोध किया। 1979 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा प्रारंभ की। देश के हर कोने से इसे अपार जनसमर्थन मिला।
इस यात्रा ने भाजपा की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की दिशा को भी बदल दिया। 1991 में आतंकवाद चरम पर था, फिर भी भाजपा ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का साहसिक कदम उठाया। 26 जनवरी मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया और भारत की एकता और अखंड बंदाइता का संदेश पूरे विश्व को दिया गया। एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ, हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। सबसे कठिन क्षण सत्ता खोना नहीं होता, सबसे कठिन क्षण होता है आत्ममंथन। जब कोई संगठन ईमानदारी से यह स्वीकार करता है कि कुछ निर्णय सही थे और कुछ से सीख लेनी ही होगी, वही से भविष्य की दिशा तय होती है। इसी आत्ममंथन के क्षण में एक दुर्लभ और असाहसिक निर्णय लिया गया। सत्ता छोड़ी गई, लेकिन विचारों से कोई समझौता नहीं किया गया। यह पराजय नहीं थी, यह ठहर कर स्वयं को परखने और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की पुनर्जन्म की प्रक्रिया थी। 1996, 1998 और 1999 के चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को स्थिर और दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा ने जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। आज भाजपा और उसके सहयोगी राज्यों में अंत्योदय और जन कल्याण की नीतियों पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ देश निरंतर प्रगति कर रहा है। यह व्यापक जन समर्थन इस बात का प्रमाण है कि देश की आस्था और विश्वास उसके नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रहा है। देखो, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो मैंने ये तय किया कि भाई लोगों का हित करना। आप जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन में अंधेरा है, वहाँ विकास का प्रकाश निर्माण करने की कोशिश करना, ये हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। पूरा अंधकार है, मेरी औकात ताकत नहीं है सब प्रकाश लाने की। जितना मेरे से होगा मैं कोशिश करूँगा। ये जो विणकर लोग हैं, नागपुर की विशेषता थी, बर्बाद हो गए। उसमें अनेक लोग बेरोजगार हैं, महिलाओं को खाने की स्थिति नहीं है। उनको उद्योग व्यवसाय देकर क्या उनके जीवन में खड़ा किया जा सकता है? इस प्रयास से ये प्रकल्प हो गए। ये कोई मेरा बिजनेस नहीं था। देखो, इस समाज के सबसे शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, जिसको हम दरिद्र नारायण बोलते हैं, उसके जीवन को बदलना, यही तो राजकारण है। राजकारण का अर्थ केवल सत्ताकारण नहीं है। राजकारण ये अर्थ है समाजकारण। राजकारण का अर्थ है राष्ट्र कारण। राजकारण का अर्थ है विकास कारण। ये दीन, गरीब, दुखी लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास में उनके लिए काम करना, उनके जीवन को, अंधकार को नष्ट करना और समाज को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, राष्ट्र को विकसित करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, हमारी मातृभूमि विश्वगुरु बने। विवेकानंद जी ने जैसे कहा था कि हमारा देश विश्वगुरु बने। इन प्रयासों के लिए काम करने वाला मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। यही वह पृष्ठभूमि थी
जहां से एक ऐसी राजनीतिक धारा की आवश्यकता स्पष्ट हुई जो सत्ता को साधन माने, साध्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल एक दल, एक संगठन नहीं, बल्कि राजनीति में विचार, संस्कृति और राष्ट्रबोध की पुनर्स्थापना का प्रयास था। भाजपा ने यह स्पष्ट किया कि राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास लेकर जाना, स्वाभिमान और सुरक्षा पहुंचाना है। अंत्योदय से लेकर सुशासन तक और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने की प्रतिबद्धता, यही उसकी पहचान बनी। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की निष्ठा और वैचारिक स्पष्टता ने भाजपा को जन जन का विस्तार दिया। सत्ता में रहकर भी राष्ट्र, समाज और संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का संकल्प, यही भाजपा को अन्य दलों से अलग रखता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन इस सत्य का सशक्त उदाहरण है कि कठिनाइयां ही व्यक्ति के चरित्र को गढ़ती हैं। बचपन में उनका नाम दीना था। वे जन्म से ही तेजस्वी बुद्धि के धनी थे, किंतु उनका प्रारंभिक जीवन सुख सुविधाओं से दूर, अभावों और दुखों के बीच बीता। छोटी आयु में ही माता पिता का साया उठ गया। इसके बाद भाई और नाना का भी देहांत हो गया। इतनी कम उम्र में बार बार अपनों को खो देना किसी भी बालक को तोड़ सकता था, पर दीनदयाल जी के भीतर इन घटनाओं ने निराशा नहीं, बल्कि असाधारण मानसिक दृढ़ता पैदा की। वे समझ चुके थे कि जीवन संघर्ष का नाम है और जो इससे घबराता नहीं, वही आगे बढ़ता है। पढ़ाई के प्रति उनका समर्पण अद्भुत था। वे जहां भी पढ़े, सदैव प्रथम स्थान प्राप्त किया। सीकर से हाई स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक, पुरस्कार और छात्रवृत्ति मिली। आगे पिलानी और कानपुर में शिक्षा प्राप्त करते समय उन्होंने केवल स्वयं की उन्नति नहीं सोची, बल्कि कमजोर और निर्धन विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। यह केवल दया नहीं थी, बल्कि समाज के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी की भावना थी। किशोरावस्था में ही उनके भीतर राष्ट्र के लिए कुछ करने की चेतना जागृत हो चुकी थी। 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, जहां अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति के संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत सफलता नहीं, सामूहिक उत्थान था। उन्होंने अपना जीवन पूर्णकालिक रूप से समाज और राष्ट्र कार्य को समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने लेखन और पत्रकारिता को विचार प्रसार का माध्यम बनाया। राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जैसे प्रकाशनों के माध्यम से वे सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी चिंतन को बल देने लगे। वे भारत के विभाजन की विचारधारा के विरोधी थे और मानते थे कि भारत की आत्मा उसकी सांस्कृतिक एकात्मता में निहित है। जनसंघ की स्थापना के बाद उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत किया। उनके लिए राजनीति सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का मार्ग थी। सरल जीवन, उच्च विचार और निष्कलंक आचरण उनके व्यक्तित्व की पहचान थे, जिसने उन्हें केवल नेता नहीं, बल्कि प्रेरक चिंतक के रूप में स्थापित किया। वो उनका जो विचार था वो वर्ग विग्रह पर था। हमारा जो विचार है वर्ग समन्वय पर है। हम समाज को एकात्म करेंगे। हम मालक वर्सेस नौकर, मजदूर वर्सेस मालिक, ये उनकी थ्योरी थी। हम कहते हम सब समाज के अंग हैं, हमको सबको मिलकर रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है और हमको सबको मिलकर समाज को और देश को आगे लेके जाना है। और हमारा संस्कृति क्या कहती है? देखो ये बात कैसी है, हम क्या कहते हैं हमारे संस्कृति में, विश्व का कल्याण हो। हमारे मंत्रों में, इधर पूजा में विश्व का कल्याण हो। हम कभी ये नहीं कहते मेरा कल्याण पहले करो फिर मेरे पुत्र का कल्याण करो, ऐसा नहीं कहते। विश्व का कल्याण हो, अरे देश का भी नहीं। तो ये जो इतिहास, संस्कृति और विरासत है। और दूसरे सभी धर्मों के प्रति हमको सम्मान है। और विवेकानंद जी ने कहा था कि अभी हम लोग हमारे जो जिस धर्म पर, भगवान पर, सब वो श्रेष्ठ है। अंततोगत्वा एक ही जगह हम जाने वाले हैं। तो देखिए, जहाँ तक उनके मन में कभी कभी रहता है, संघ भाजपा का समर्थन करता है। तो अभी पिछले दिनों माननीय मोहन जी ने इस विषय में बोला था कि हम विचार का समर्थक है, विचार का समर्थन करते हैं।
हम राष्ट्र की जो परिभाषा करते हैं, संस्कृति की करते हैं, धर्म की करते हैं, जिन बातों को हम चाहते हैं देश में आगे बढ़े, उन बातों को जो बढ़ाता है हम उसके साथ देते हैं। अभी तो उन बातों को बढ़ाती भाजपा दिखती है, इसलिए हम उसके साथ देते हैं। वो कार्यकर्ता भी मांगती है, इसलिए उनको कार्यकर्ता भी देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके वैचारिक दर्शन में दिखाई देता है। उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो भारतीय चिंतन पर आधारित एक समग्र जीवन दृष्टि है। इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता अलग अलग इकाइयां नहीं, बल्कि एक ही जीवंत ताने बाने के हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को केवल आर्थिक प्राणी मानना अधूरा दृष्टिकोण है। उसके जीवन में नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयाम भी उतने ही आवश्यक हैं। पश्चिमी विचारधाराएं जहां भौतिक प्रगति पर केंद्रित थीं, वहीं एकात्म मानववाद संतुलित विकास की बात करता है, जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य भी शामिल है। इसी विचारधारा से जुड़ा उनका दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान। वे कहते थे कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सही मापदंड यह नहीं कि उसके कुछ लोग कितने संपन्न हैं, बल्कि यह कि सबसे कमजोर व्यक्ति का जीवन कितना सुधरा है। आर्थिक नीतियां ऐसी हों जो स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। उनका जीवन स्वयं इन सिद्धांतों का उदाहरण था, सादगी, ईमानदारी और समर्पण से भरा हुआ। उन्होंने कश्मीर आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन सहित अनेक राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई और जनसंघ को एक वैचारिक आधार प्रदान किया। 1967 में वे पार्टी अध्यक्ष बने, पर 11 फरवरी 1968 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनका देहांत अचानक था, पर उनका विचार जीवन अमर हो गया। आज भी एकात्म मानववाद और अंत्योदय की अवधारणाएं भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विमर्श में प्रासंगिक हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वयं से पहले समाज को रखे। वे केवल राजनेता नहीं, बल्कि राष्ट्रचिंतक, संगठनकर्ता और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित महापुरुष थे। राष्ट्र सदैव उनके प्रति आभारी रहेगा। सत्ता हमारे लिए इस पवित्र राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। पद हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का दायित्व है, और हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता होना सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये हमारा जीवन मंत्र है। मैं समय हूं। भारतीय जनता पार्टी का मूल्यांकन केवल जीत हार से नहीं हो सकता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जहां संगठन राष्ट्र को दिशा देता है और सरकार उसे आकार। आज का भारत किसी एक निर्णय से नहीं, बल्कि निरंतर निर्णय क्षमता से आगे बढ़ रहा है। यही वह बिंदु है जहां राजनीति नीति बन जाती है और सत्ता सेवा का माध्यम। और यही इस यात्रा का सार है, जहां विचार, संगठन और शासन एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। कभी उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है, पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं।
इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। संघ गाथा में भारतीय जनता पार्टी की कहानी केवल एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि उस विचार की है जो राष्ट्र को दिशा देता है, समाज को जोड़ता है और लोकतंत्र उसकी जड़ों से मजबूत किया जाता है। यही कारण है कि भाजपा की यात्रा आज भी राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। आशाएं बहुत है, बहुत बाकी भी है, वो पूर्ण हो, इसलिए जड़ों को और ज्यादा सींचने और मजबूत करने की आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में कई उठापटक बदलाव होते रहते हैं, कार्यकर्ता स्वयंसेवकों में इसको लेकर कई प्रश्न भी उठते हैं। ये सारे प्रश्न उठाना ही एक लोकतंत्र की सच्ची आवश्यकता है। वो उठाइए और इस संकल्प को अधिक मजबूत करिए। संघ गाथा के आज के एपिसोड में इतना ही। फिर एक और एपिसोड के साथ पुनः मिलेंगे संघ गाथा में। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।